नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ नेट जरफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने भूगोल के तीसरे लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है उष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि उष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों से होता है। और इसमें जानेंगे कि ठोस में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, द्रव में उष्मा का स्थानांतरण एवं गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो चूंकि हम अपने पहले वीडियो में हम उष्मा के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो आप इसके बारे में देखेंगे। सब सर्वप्रथम देखेंगे उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, उष्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती कैसे है। तो इसके लिए हम जानेंगे उष्मा गतिकी का नियम। उष्मा गतिकी का नियम है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उष्मा गतिकी का नियम कहता है कि उष्मा का स्थानांतरण सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। टेम्परेचर हाई है किसी वस्तु का, उसका लो है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की चित्र में आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक पिंड ए है, एक पिंड बी है। पिंड ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पिंड बी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनके बीच जो उष्मा का डिफरेंस है, उसके बीच तापमान का डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए उष्मा का स्थानांतरण 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु की ओर होगा। उष्मा का स्थानांतरण, इसके बीच एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता इसको जानेंगे क्या है। ताप प्रवणता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, इसका मतलब ढाल होता है। अब चूंकि ढाल शब्द जो है, ढाल के बारे में आप परिचित ही है कि दुनिया का, ये पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल रूल है कि जब कोई किसी भी स्थान से सदैव किसी वस्तु का स्थानांतरण सदैव अधिक से कम की ओर होता है। उदाहरण के तौर पे आप जल को ले लीजिए, कहीं पर जल अधिक है, कहीं पर जल कम है, सदैव जल अधिक से कम की ओर जाएगा। उदाहरण आप वायु दाब का ले लीजिए, जहाँ पे वायु दाब अधिक है, कम वायु दाब की ओर तुरंत जाएगा। तो आप ढाल के भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक वस्तु है जिसका ढाल जितना अधिक तीव्र होगा, ढाल जितना अधिक तीव्र होगा, वस्तु का स्थानांतरण उतना ही तेजी से होगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई है, ये 5 मीटर की ऊंचाई है, तो इसके बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ से आप एक गेंद को छोड़ते हैं, इस गेंद बहुत रफ्तार से यहाँ पर चली जाएगी। तो कहने का मतलब जब ढाल ज्यादा रहेगा तो किसी वस्तु के स्थानांतरित होने की दर भी बहुत अधिक रहेगी। इसी प्रकार जब तापमान में जितना अधिक अंतर रहेगा, तापमान में जितना अधिक अंतर रहेगा, ढाल उतना ही अधिक होगा, उष्मा का स्थानांतरण उतनी ही तेजी से होगा। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, सर्दियों के महीनों में, इसमें सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आप देखते होंगे कि जब आप जब आप इसमें से करेंगे, उदाहरण सबसे बढ़िया है, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ के टुकड़े को जब आप अपने हाथ पर रखेंगे तो आपके हाथ का टेम्परेचर चूंकि ज्यादा है, बर्फ का टुकड़ा बहुत अधिक ठंडा है, तो लगभग 4 से 5 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आप बर्फ के टुकड़े को अपने हाथ पर रखेंगे तो आपका तापमान ज्यादा और बर्फ के टुकड़े का तापमान कम होता है, तो उनके बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक ताप प्रवणता उत्पन्न होती है जिससे आपके हाथ का तापमान जो बर्फ अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब बर्फ अपनी तरफ खींच लेता है तब आपको ठंडक महसूस होती है। इसका रूल यही है। कहने के बाद एक दूसरा उदाहरण भी देखिए, जब स्प्रिट को अपने हाथ पर रखते हैं तो स्प्रिट वाष्प बनकर उड़ जाती है। रीजन क्या है कि आपके हाथ का टेम्परेचर ज्यादा होता है और स्प्रिट का टेम्परेचर कम, तो तुरंत आपके हाथ से उष्मा लेकर के और स्प्रिट अपने आप को जो वाष्पन की उसमें गुप्त उष्मा लेती है, वाष्पन की गुप्त उष्मा, जब आप गुप्त उष्मा लेती है तो अपनी अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन उसके हो जाता है, वह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो उष्मा स्थानांतरण सदैव ताप प्रवणता के कारण होता है। अधिक तापमान वाली वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण सदैव कम तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। इसे उष्मा गति का नियम भी कहा जाता है। इसे साइंस में, भौतिक विज्ञान में उष्मा गति का नियम कहा जाता है। ताप प्रवणता और ढाल समानार्थी शब्द हैं
और प्रौढ़ता का मतलब जो है अदृश्य ढाल, अदृश्य ढाल। उदाहरण देखिए आप, अदृश्य ढाल का मतलब जो ढाल दिखाई ना दे। अब ऊष्मा का चूंकि ढाल है तो आपको दिखाई नहीं देगा, बस आपकी केवल इसे महसूस कर सकते हो। ढाल जैसे मान लीजिए आप किसी पहाड़ी का ढाल हो सकता है, पहाड़ी का ढाल हो सकता है, और भी चीज ढाल जैसे ढलान हो सकती है। ये दृश्य वाली चीज, ये दिखाई देने वाला है, ये दृश्य होता है। तो दृश्य शब्द जो ढाल दिखाई देता है, मतलब जो अंतर या गैप दिखाई देता है उसे ढाल कहा जाता है, और जो अंतर दिखाई नहीं देता उसे प्रौढ़ता कहा जाता है। शायद आप इस सबसे परिचित हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ऊष्मा हस्तांतरण की कितनी विधियां, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मा हस्तांतरण की मूलतः 4 विधियों के बारे में चर्चा किया गया। मूलतः 4 हैं और इसमें हम जानेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि है चालन। ऊष्मा हस्तांतरण की पहली विधि चालन है, पहली विधि चालन। दूसरी विधि है विकिरण। संवहन मान लीजिए इसमें, क्योंकि सीक्वेंस वाइज में बढ़िया रहेगा इसको लिखने में। संवहन दूसरी विधि है, और तीसरी विधि है विकिरण। संवहन के साथ अभिवहन को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चालन, फिर उसके बाद संवहन, इसके बाद विकिरण। ये मूलतः 3 है। 4 में शामिल किया जाता है अभिवहन को। तो अभिवहन का मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे चालन विधि क्या है। चालन कंडक्शन इसे कहा जाता है। देखिए, यह प्राय प्रक्रिया ठोसों में होती है। चालन विधि, इसमें यह ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है। तो चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है, तो आप समझ लीजिए ये ठोस पदार्थ है। इसमें क्योंकि ठोस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इनका घनत्व तो ज्यादा होता है। जो परमाणु होते हैं इसके बहुत अधिक पास पास होते हैं ठोसों में। तो आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। आप इस चित्र को देखिए, और इस चित्र में एक कण है, एक ठोस पदार्थ है, एक ठोस पिंड है, दृढ़ पिंड है, एक ठोस आकार की ठोस वस्तु है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से ठोसों में होता है। और दूसरी बात जो है, इसमें कणों का विस्थापन नहीं होता है। इसमें कण आपस भौतिक संपर्क से जुड़े हो। देखिए इसमें कणों का जो है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण भौतिक संपर्क द्वारा होता है। कणों के भौतिक संपर्क, भौतिक या प्रत्यक्ष मान लीजिए, प्रत्यक्ष सीधे संपर्क द्वारा होता है। अब उदाहरण देखिए ठोस में। इस ठोस में मान लीजिए आप यहाँ से गर्म करते हैं, इस वस्तु को यहाँ पे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, कुछ हीट जनरेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप इसको हीट दे रहे हैं, आग हीट दे रहे हैं आप इसको, एक कण धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। ये जो ठोस के कण होते हैं, चूंकि इनके बीच आकार बहुत, इनका आकार जो बहुत, मतलब ये इनके बीच वायु का स्थान बहुत कम, स्पेस बहुत कम होता है। इसलिए जब यह कण इसको टेम्परेचर मिला, इसको ऊष्मा मिली, इसके बाद धीरे धीरे अपनी थोड़ी सी जगह में ही कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेट करता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसको गर्म करते धीरे 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 कण क्या होते हैं, सीधे सीधे संपर्क में आते हैं, तो कंपन करते हुए धीरे धीरे गर्म होते रहते हैं। घर्षण करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन, इससे धीरे धीरे गर्म होते चले जाते हैं। इस प्रकार जो है, एक कण गर्म होगा, दूसरे को गर्म करेगा, अब फिर ये वाइब्रेट करेगा, फिर आप पास वाले को गर्म करेगा धीरे धीरे। इस प्रकार ठोसों में ऊष्मा का हस्तांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ऊष्मा का हस्तांतरण ठोसों में होता है इस चालन विधि द्वारा।
इसमें कणों का भौतिक संपर्क, इसमें कण आपस में संपर्कित रहते हैं, संपर्क रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, एक और पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं, क्योंकि पृथ्वी ठोस ठोस है, पृथ्वी की सतह ठोस है, तो ये कुछ सीमा तक पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है। कुछ सीमा तक पृथ्वी का सतह जो है गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जब किरणें पड़ती है तो चालन विधि द्वारा पृथ्वी गर्म होती है, चालन विधि द्वारा गर्म होती है। इस चालन विधि जो केवल ठोसों में होती है, चालन विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण केवल ठोसों में होता है। अब हम बात करेंगे द्रवों में किस प्रकार ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। तो द्रवों में ऊष्मा का हस्तांतरण मूलतः दो विधियों, संवहन और अभिवहन विधि द्वारा होता है। अब देखेंगे कि कणों का, इसमें कणों का विस्थापन, कणों का विस्थापन, कणों का विस्थापन अगर क्षैतिज दिशा में होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो इसको कहा जाता है क्षैतिज, मतलब क्षैतिज सीधी रेखा में क्षैतिज होगा, इसको अभिवहन कहा जाएगा। और जब कणों का विस्थापन जो है लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर, कणों का विस्थापन जब लंबवत होगा, इसको बोला जाएगा संवहन। जैसे उदाहरण समझिए, आप मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें जल गर्म करेंगे। जब आप जल को गर्म करते हैं तो पहले धीरे धीरे नीचे के जल गर्म होते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर के जल धीरे धीरे गर्म होते चले जाते हैं, धीरे धीरे। तो आप समझ गए होंगे कि जब यह पार्टिकल गर्म होता है, जब बीकर में या फिर मान लीजिए कोई बर्तन है, जब यह अणु जब गर्म होते हैं, इन अणुओं में जैसे ये अणु जो गर्म जब होते हैं, जो कण गर्म होते हैं जल के, क्योंकि जल के कण जो होते हैं अधिक पास पास नहीं होते हैं ठोसों की अपेक्षा, जब ये अधिक गर्म होते हैं, गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, तो हल्के होकर के ऊपर उठने लगते हैं, ये हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। तो इस जब ऊपर उठने लगते हैं तो ऊपर उठने की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। और जब ये कण जो है एक क्षैतिज गति, अब देखिए उदाहरण समझिए आप इसको, एक और चित्र बनाइए इसमें। देखिए जब कण हल्के हो जाते, गर्म होकर हल्के उठने लगते ऊपर, इस प्रकार की गति होती है इसमें। जल जब जब उबलता है, इस प्रकार की गति होती है। ये कण ये हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ऊपर से ठंडा जल जो है नीचे चला आता है, क्योंकि इसमें के बीच प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भारी जल नीचे आएगा और हल्का जल ऊपर चला जाएगा। यह जो इसे जो कहा जाता है संवहन। और ये जो क्षैतिज मूवमेंट हो रहा है इसको अभिवहन कहा जाएगा। इधर जो नीचे की तरफ क्षैतिज है, यानी जो पूर्व और पश्चिम की दिशा मूवमेंट होता है, इसको अभिवहन कहा जाए क्षैतिज दिशा। जैसे मान लो उदाहरण समझिए, अब वायु का स्थानांतरण, जब आप पश्चिमा पवन पूर्वा पवन के बारे में समझो, लू जैसे चलती है, इसका क्षैतिज स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे अभिवहन कहा जाता है। और विषुवत रेखा पर जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसको संवहन कहा जाता है। तो संवहन का मतलब कणों का विस्थापन कैसा हो, लंबवत हो, ऊपर की दिशा में हो, इसको संवहन बोला जाएगा। और जब कणों का विस्थापन क्षैतिज दिशा में होगा तो इसको अभिवहन बोला जाएगा। जो कि जल में ये परमाणु जो होते हैं, ये कण जो होते हैं, ये गर्म होकर जो ऊपर उठते हैं तो इनका विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब होता है अपने एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना, यानी अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना ही विस्थापन कहलाता है। तो एक कण गर्म होकर ऊपर उठते हैं, अन्य कणों को गर्म करते हैं धीरे 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 धीरे, भारी कण नीचे आते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाते हैं। इस प्रकार एक कण दूसरे कण को संपर्क विधि द्वारा जो है, इसमें भी संपर्क विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि से जो जाके गर्म करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसके निकलते हैं, या फिर एक कण गर्म हो जाते हैं जब, तो ये दूसरे कण को गर्म कर देते हैं। यह विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। यह प्रायः जल में ही होती है, द्रव में होती है। तो हम बात करेंगे अभी विकिरण विधि की। विकिरण विधि गैसों में पाई जाती है, विकिरण विधि गैसों में पाई जाती है। रेडिएशन,
यह विधि प्रायः गैसों में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें कणों का जो भौतिक संपर्क नहीं होता है, कण एक दूसरे से आपस संपर्क में नहीं रहते हैं, क्योंकि गैस आप समझते होंगे, गैस में कण बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत पास पास रहते नहीं हैं, और एक निश्चित दिशा में नहीं, ये बहुत अधिक स्थान में कंपन करते हैं। तो इसमें जो है, अब इसके बारे में जानेंगे, उष्मा का स्थानांतरण, इसमें उष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। माध्यम से, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है, माध्यम जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक चित्र समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो सूर्य से जो किरण आ रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सूर्य से किरण आती है पृथ्वी पर, यह विकिरण विधि द्वारा आती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी में कोई भौतिक संपर्क नहीं है। पृथ्वी की सतह पर किरणें आती हैं, तो यही विकिरण विधि है। क्योंकि कण, इसमें जो एक पार्टिकल गर्म होता है, फिर दूसरे पार्टिकल गर्म करता है, फिर तीसरे पार्टिकल गर्म करता है, तो धीरे धीरे कणों का विस्थापन, मतलब धीरे धीरे कण दूसरे को गर्म करते रहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है, अगर ऊपर मान लीजिए ऊपर दिशा में, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया से माध्यम से धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं कण दूसरे को। यह प्रक्रिया से प्रकाश जो है, तापमान जो है पृथ्वी पर चलता है, तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। तो खास तौर पर जब स्पेस में बात करेंगे, अंतरिक्ष में बात करेंगे, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ये जब चलती हैं तो चाहे इनमें किसी माध्यम की आवश्यकता है, स्पेस में भी चल सकते हैं, क्योंकि स्पेस में लगभग खाली स्थान होता है, यहाँ पे कोई वायु नहीं होती, कोई कण नहीं होते, फिर भी यहाँ पे जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती है। प्रकाश और लाइट एक ऐसी तरंग है, या प्रकाश जो ऐसा है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से चलता है, फोटॉन्स के माध्यम से चलता है, जिसको एक किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण विधि में कण, मतलब प्रकाश को चलने के लिए या उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण सूर्य से चलता हुआ प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पहुंचता है, यही कारण होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए कितने प्रकार की विकिरण होता है। विकिरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। विकिरण मोस्टली 3 प्रकार का, कौन कौन है देखिए आप इसमें। पहला प्रकार इसका है सौर विकिरण। पहला प्रकार है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। इसके बाद वाला है पार्थिव विकिरण। अगला प्रति विकिरण। सौर विकिरण। अब एक चित्र बनाते हैं इसके माध्यम से आप समझिए। अब इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, इनको कहा जाता है लघु तरंगदैर्घ्य। इसको यही विकिरण है, यही विकिरण है, और इसे लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण कहा जाता है। लघु तरंग विकिरण। और समझिए क्या होता है एक्चुअली। जब किसी वस्तु का तापमान अगर अधिक होगा किसी वस्तु का, तो उसके कण जो है कंपन ज्यादा करेंगे।
जब कण कंपन ज्यादा करेंगे तो उनकी जो है आवृत्ति अधिक होगी। जब उसे कण कंपन करें उसकी आवृत्ति अधिक होगी। जैसे बहुत ज्यादा वाइब्रेट अगर कण करें तो इस प्रकार वाइब्रेशन करेंगे, तो वाइब्रेशन करेंगे। और तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है, आप समझिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है जैसे तरंग जब चलती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से चलती है, इसको बोला जाता है श्रृंग बोला जाता है, इसको गर्त बोला जाता है। तो चाहे दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को आप नाप लीजिए, एक कहलाता है तरंग की लंबाई, या तरंग दैर्घ्य का, सॉरी इसको देखिए थोड़ा बड़े चित्र में, इधर समझिए। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है ये सूर्य की जो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जो है ये लघु तरंग के रूप में चलता है। इसके पीछे रीजन क्या है और तरंग दैर्घ्य पहले क्या होती है इसको जानिए। तरंग है, ये तरंग का, इसको कहा जाता है श्रृंग, यानी जो उभार रहता है तरंग में उसको श्रृंग कहा जाता है। और जो तरंग नीचे की तरफ दबी होती है उसे गर्त कहा जाता है। चाहे दो श्रृंग के बीच की दूरी आप निकालिए, चाहे आप दो श्रृंग के बीच की दूरी निकालिए, या फिर चाहे दो गर्तों के बीच की, चाहे इधर से, इसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य, इसको कहा जाता है। तो अब आप समझिए कि जब मान लीजिए कोई कण बहुत अधिक तरीके से कंपन कर रहा, वाइब्रेशन कर रहा है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। जब किसी पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है तो उसका कंपन भी अधिक होता है, और कंपन अधिक होगा तो अधिक बार कंपन करेगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, देखिए बहुत छोटी है। दो श्रृंग दो गर्त के बीच की दूरी बहुत छोटी है, इसको आप समझ सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य उसकी क्या है, बहुत छोटी। इसीलिए सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, उसमें ऊष्मा अधिक है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, इसको लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण कहा जाता है। जब पृथ्वी इस कण को सोख लेती है, अब देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी के अंदर जो कुछ सीमा सतह तक के तापमान, ऊष्मा जो है पृथ्वी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान कम होता है इसलिए ऊष्मा को कुछ अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती है। और ऑब्जर्वेशन जो होता है चालन विधि द्वारा होता है। या चालन विधि द्वारा टेम्परेचर पृथ्वी का अधिक हो जाता है। तो जब रात्रि का समय आता है, जब सूर्य ओझल होता है पृथ्वी की उस सतह से, तो उसके बाद कार्य करता है, तब चूंकि वायुमंडल का तापमान, तब देखिए उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे, जब वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है तो पृथ्वी का तापमान ज्यादा होता है, तो पृथ्वी के तापमान और वायुमंडल के तापमान के बीच ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। ताप प्रवणता, तो ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। तो चूंकि वायुमंडल का तापमान कम है और पृथ्वी का तापमान ज्यादा है, तो यहाँ से जो है पृथ्वी पुनः जो है किरणों का विकिरण करने लगती है, किरणों का विकिरण करने लगती है। अब चूंकि पृथ्वी का तापमान, जो पृथ्वी जिस तापमान को एब्जॉर्ब किए अपने अंदर, वह तापमान चूंकि अपेक्षाकृत कम होता है, जब कम होता है तो उसका वाइब्रेशन कम होता है, जब उसका जो है कंपन कम होता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है दीर्घ तरंग, तरंग विकिरण या पार्थिव विकिरण, यानी पृथ्वी के द्वारा तापमान का वापस लौटाना, पार्थिव विकिरण इसको कहा जाता है। क्योंकि कंपन इसका क्या होता है, पृथ्वी के जो तापमान रहता है और तापमान कम होता है, इसका कंपन अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी कारण इसको दीर्घ तरंग विकिरण कहा जाता है। तो लगभग स्पेस में चली जाती है, शून्य में एनर्जी चली जाती है। अब देखिए, अब ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल की सतह है। ये CO2 की सतह है, CO2 की लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब पृथ्वी से आने वाले प्रकाश, जब पृथ्वी पुनः जब तापमान का विकिरण करती है पार्थिव विकिरण के रूप में, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, ये बहुत भारी, कार्बन CO2 एक कौन सी गैस, CO2 एक भारी गैस है, जिसके जालक जो होते हैं बहुत महीन होते हैं।
इसके जालक बहुत महीन होते हैं। कहने का मतलब ये है अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत विरल असाधारण गैस होती है। देखिए अगर हमारे इसके जालक हैं तो ये बहुत महीन मात्रा होते, पास पास होते सिर कण जो है। इसलिए क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो लघु तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, तो ये आसानी से इसको पार कर जाती हैं पूरी तरह से, एकदम आसानी से इसको, इसका कंपन बहुत महीन होता है, इसलिए किरणों को पार कर, इस लेयर को पार कर जाती है। बट जब पृथ्वी अपना विकिरण करती है तो पृथ्वी थोड़ा तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है, दीर्घ होती है, इसलिए इस तरंगों को क्या करती है, तरंग ये जो पृथ्वी की जो किरण विकिरण होता है तापमान का उष्मा का, ऐसे पार नहीं कर पाता, फिर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, पार, इसको प्रतिविकिरण कहा जाता है। यह तुरंत क्या करती है, वापस धरती पर ही लौट आती है। इस प्रोसेस को प्रतिविकिरण कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रतिविकिरण, काउंटर रेडिएशन, इसको प्रतिविकिरण कहते हैं, काउंटर रेडिएशन कहते हैं। तो अब एक चित्र के माध्यम से हम लगभग आप सबको समझ में आया होगा कि जो सौर विकिरण क्या है, लघु तरंग क्यों होती है, दीर्घ विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण क्या होता है, प्रतिविकिरण क्या होता है। और इसी प्रतिविकिरण की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जितने ज्यादा में कार्बन डाइऑक्साइड की जितने सघन होती जाएगी तो पार्थिव विकिरण उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे तापमान, पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बारे में आगे थोड़ा एक चित्र और समझ लेते हैं। आप सबसे बढ़िया उदाहरण समझिए इसके बारे में, एक फिगर बनाइए। एक बर्तन, एक बर्नर है जिससे आग जलाते हैं, इसे आग जल रही है। एक मान लीजिए इसमें एक हत्था लगा है, अब ये आग जो है, जब आग चल रही है तो धीरे धीरे बर्तन की परत को गर्म कर रही है। कंक्लूजन के तौर पर आप समझ सकते हैं, बर्तन की परत, बर्तन की मोटाई है, तो बर्तन को पहले इस वाले भाग को गर्म करेगी धीरे धीरे, क्योंकि ये ठोस भाग है तो यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण जो कणों के भौतिक संपर्क द्वारा हो रहा है। कण धीरे धीरे कंपन कर रहे हैं, और कंपन करते पहले धीरे धीरे गर्म होते 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 पूरे जो भाग को गर्म कर देती है, और यह भाग भी गर्म हो जाता है। तो इसका यह भाग जो है चालन विद्युत द्वारा गर्म होता है। अब चूंकि आग है तो आग की ये जो इसकी जो लो रहती है, ये जो है विकिरण के माध्यम से गर्म करती है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता है, विकिरण के माध्यम से गर्म करती है। और जब इसमें जल की तरंगे उठने लगती हैं, आप समझिए इसको, तो जब धीरे धीरे पास का जल गर्म होता है तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जो भारी जल ऊपर से होता है नीचे की तरफ चलता है, जब जल उबलता है तब, यही प्रोसेस है। अब देखिए इसी में सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएंगी। इसको जो लंबवत स्थानांतरण है जल का, इसको बोला जाता है संवहन। अब ये जो क्षैतिज स्थानांतरण है इसको अभिवहन कहा जाता है। ये जो क्षैतिज नीचे का, इसको अभिवहन कहा जाता है। तो संवहन, अभिवहन, विकिरण, चालन, ये सब आप एक चित्र के माध्यम से समझ चुके हैं। तो अब बस हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। हम आगे कल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तरंग दैर्घ्य का तापमान से क्या संबंध होता है, आवृत्ति से क्या रिलेशन होता है, तो तरंग दैर्घ्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है उष्मा के ऊपर। तो आगे हमें चर्चा करेंगे इसको, और आगे जो कुछ साइंस के टॉपिक हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे जो भूगोल में अप्लाई हुए हैं। तो आपको साइंस चूंकि पढ़ना तो है नहीं, बट आपको साइंस के साथ साथ जब आप साइंस समझ जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो आपको भूगोल समझने में बहुत आसानी होगी। तो अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो।